नमस्कार, कैसे आप सभी ने कक्षा 12 में अध्याय 14 पूरी तरीके से पढ़ लिया। अब आता है अगला अध्याय 15 जो कि है जैव विविधता एवं संरक्षण। आइए देखते हैं जैव विविधता एवं संरक्षण यानी बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में आपको पढ़ना क्या क्या है। आपको पढ़ना है जैव विविधता क्या होती है। आप पढ़ेंगे जैव विविधता के स्तर कौन कौन से हैं, किस किस लेवल पर जीवों की विविधता देखने को मिलती है। आप जानेंगे कि पृथ्वी और भारत में जैव विविधता कैसी है, जैव विविधता के प्रतिरूप देखेंगे, भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में जानेंगे, जैव विविधता हॉटस्पॉट यानी तप्त स्थल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, जातीय विविधता का पारितंत्र में महत्व जानेंगे कि जीवों की विविधता का पारितंत्र में क्या महत्व होता है, जैव विविधता को क्षति कैसे पहुंच रही है इसके बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाए। इसके दो संरक्षण के उपाय स्वस्थानीय संरक्षण और बहुस्थानीय संरक्षण के बारे में जानेंगे। भारत के महत्वपूर्ण वन्य जीव संबंधी प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। वन्य जीवन संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में आप इस अध्याय के अंतर्गत जानेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो है जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। मतलब इसका समझिए कि क्या होता है जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। इसके शब्द से ही क्लियर है। जैव मतलब जीवित जीव, विविधता मतलब उनके विभिन्न प्रकार। अर्थात जैव विविधता का अर्थ होता है जीवों की विविधता, कि किसी जीव के कितने विविध रूप मिल सकते हैं, उनकी कितनी जातियां मिल सकती हैं, इसी को कहते हैं जैविक या जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। आपने अगर पढ़ा होगा क्लास 11th में चैप्टर नंबर 2 तो उसमें आपको बताए थे कि पूरी पृथ्वी पर समस्त जीवों की जातियां लगभग 1.7 to 1.8 मिलियन अनुमान लगाया गया है कि पूरी पृथ्वी पर समस्त जीवों की कितनी विविधता है, कितनी जातियां हैं, उसकी वैल्यू 1.7 to 1.8 मिलियन बताई गई थी। और इसमें आपको बताया गया था कि इसका 70% जो है वो जंतु होते हैं और 22% से अधिक पादप होते हैं और 8% लगभग अन्य जीव होते हैं। आपको ये भी बताया गया कि 70% जंतु में से भी 70% क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े, आर्थ्रोपोडा। इसलिए बताया गया कि आर्थ्रोपोडा यानी सब पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अगर जातियों की संख्या देखा जाए, जीवों की जातियां सबसे ज़्यादा किसकी है तो वो कीटों की है। कीटों की जातियां बहुत ज़्यादा है, विविधता बहुत है। यानी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जातियों की संख्या अगर देखें तो कीटों की होती है और कीटों को रखा गया आर्थ्रोपोडा संघ में। और इसी नाते क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा संघ कौन सा है, आर्थ्रोपोडा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा विविधता है। अगर हम पृथ्वी पर बात करें, पूरी पृथ्वी पर तो सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, कीटों की है। और चूंकि कीट जंतु के अंतर्गत आते हैं इसलिए कहा जाता है कि लगभग 70% जंतु की जातियाँ हैं और उसके बाद 22% पादप हैं, 8% अन्य जीव हैं। तो ये जैव विविधता दर्शाता है कि जीवों में कितने विविध रूप हैं। जैसे आम के पेड़ में आपने देखा तो केवल आम एक ही प्रकार का तो होता नहीं है, आम के बहुत प्रकार हैं। जैसे दशहरी आम है, कपूरी आम है और बहुत सारे आम की प्रजातियां आप जानते हैं। चावल की प्रजातियों में देखें बासमती हैं, काला नमक है और बहुत सारे चावल आते हैं। तो सबके विविध रूप हैं, इसी को कहते हैं जैव विविधता, कि किसी जीव की कितनी ज़्यादा विविधता देखने को पृथ्वी पर मिलती है। इसका अनुमान 1.7 to 1.8 मिलियन लगाया गया है। रॉबर्ट मेयर के अनुसार 7 मिलियन है। इसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा और ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया था रॉबर्ट मेयर के अनुसार। आइए देखिए, जैव विविधता दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जैव मतलब बायो मतलब जैविक जीव, डाइवर्सिटी मतलब विविधता। यानी पृथ्वी पर जो डाइवर्सिटी है, डिफरेंट स्पीसीज है, विभिन्न प्रजातियां हैं जीवों की, विभिन्न प्रजातियों का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर जी रोजन ने 1985 में किया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी पृथ्वी पर 20,000 चींटियों की जातियां हैं। ध्यान से समझिएगा, अभी मैं आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जिनको मैं आपको पढ़कर समझाने की कोशिश करूँगा। जहाँ याद करना होगा सिर्फ उतना ही याद करिएगा, ये दुनिया भर का आंकड़ा मत याद कर लीजिएगा, नहीं तो आप भूल जाओगे, फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। उससे अच्छा है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बस उतना ही याद करना। तो अभी जहाँ पर याद करने वाली टॉपिक होगी मैं बताऊंगा, उसको याद करिएगा। बाकी सारी चीज़ें आप सिर्फ समझिए कि जीवों की विविधता क्या कहलाती है। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनके अलग अलग रूप जो पाए जाते हैं उसी को विविधता कहते हैं, जैव विविधता। जैसे पृथ्वी पर लगभग 20,000 चींटियों की जातियां हैं। आपने चींटियों में भी बहुत सारे डिफरेंस देखे हैं,
आपके घरों में लाल कलर की चींटियाँ दिखती होंगी, भूरे कलर की चींटियाँ दिखती होंगी, पंख वाली चींटियाँ दिखती होंगी, काली चींटियाँ दिखती होंगी। तो ये ऐसे दिखती है ना। तो ऐसी चींटियों के लगभग 20,000 जातियाँ हैं। उनमें से सिर्फ 2 ही 3 हम लोग देख पाते हैं, बाकी तो बहुत सारी जातियाँ हैं। 3 लाख करीब भृंग की जातियाँ हैं, बीटल्स की। ये भी एक प्रकार का कीड़ा है। 28,000 मत्स्य मछलियों की जातियाँ कितनी हैं? लगभग 28,000 मछलियों के प्रकार पाए जाते हैं पृथ्वी पर। ठीक है, हमारी पृथ्वी पर 20,000 से अधिक अधिपादप यानी आर्किड की जातियाँ हैं, ऐसे पौधे जो अन्य पौधों पर उगते हैं सहारा लेकर। वास्तव में जैव विविधता जीवों में आकारिकी भिन्नता, जीव समूहों में अंतर, किसी क्षेत्र की पारिस्थितिक संरचना में विविधता को दर्शाता है। एडवर्ड विल्सन 1992 के अनुसार जैविक संगठन के विभिन्न स्तरों पर पाई जाने वाली विभिन्नता को जैविक विविधता कहते हैं। यह विविधता आणविक स्तर से प्रारंभ होती है और जीन संरचना, जीन पूल संरचना, जाति के जीवों में विभिन्नता, जैविक संगठन तथा बायोम स्तर तक ये देखी जा सकती है। यानी जो विविधता है वो सूक्ष्म से भी शुरू होती है। उनके जीन की संरचना में विभिन्नता पाई जाती है, स्वरूप में परिवर्तन पाया जाता है, जाति में भिन्नता पाई जाती है, पारितंत्र तक भी विविधता देखी जा सकती है। जैव विविधता के स्तर को देखेंगे। सबसे पहला था आनुवंशिक विविधता यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी। एक ही जाति के विभिन्न जीवों का आनुवंशिक विविधता तो आपने देखा ही है। मनुष्यों में भी किसी की आनुवंशिक संरचना समान होती है क्या? नहीं, 99.9% भी मैच हो जाएगा तो 0.1% का डिफरेंस होता ही होता है। इसी वजह से सभी मनुष्य पृथ्वी पर क्या है, पृथक रूप से दिखाई देते हैं। किसी का चेहरा अलग है, किसी का चेहरा अलग है। नूरा फतेही अलग दिखती है, कैटरीना कैफ अलग दिखती हैं, सलमान खान अलग दिखते हैं, शाहरुख खान अलग दिखते हैं। तो ये सभी आनुवंशिक विविधता को दर्शाते हैं। दशहरी आम कुछ अलग तरीके से दिखेगा, कपूरी बड़ा बड़ा दिखेगा, और एक होता है छोटा वाला नाम जिसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, ककुआ बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, ककूती बोलते हैं। तो ये सब आम की जो विभिन्नता आप देखते हैं वो उनके आनुवंशिक विभिन्नता के कारण होता है। इसे हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। एक जाति आनुवंशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में बहुत विविधता दर्शाती है। जैसे एक राउवोल्फिया वोमिटोरिया पौधा है। राउवोल्फिया वोमिटोरिया जो पौधा है औषधीय रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे प्राप्त होता है रेजर पाइन। रेजर पाइन एक सक्रिय रसायन है जो इन पौधों से प्राप्त होता है, रेजर पाइन। अब इसी राउवोल्फिया वोमिटोरिया में भी अलग अलग प्रकार के पौधे हैं, अलग अलग प्रकार की जातियां हैं, जिनमें रेजर पाइन का सांद्रता अलग अलग उत्पन्न होता है। किसी में कम उत्पन्न होगा, किसी में ज़्यादा उत्पन्न होगा, किसी में उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी, किसी में खराब होगी। तो ये आनुवंशिक विविधता दर्शाती है कि रेजर पाइन उत्पन्न तो सब में हो रहा है, लेकिन उनकी आनुवंशिकी के कारण इसका सांद्रता कुछ कम है, किसी में कुछ ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें। तो इसे हम कहते हैं आनुवंशिक विविधता। जैसे राउवोल्फिया वोमिटोरिया हिमालय की विभिन्न श्रेणियों पर पाया जाने वाला पौधा है, जिसमें महत्वपूर्ण औषधीय गुण मिलता है। इस पौधे में आनुवंशिक विविधता के कारण सक्रिय रसायन रेजर पाइन के उत्पादन की क्षमता, सांद्रता अलग अलग होती है। अलग अलग राउवोल्फिया वोमिटोरिया पौधे में अलग अलग पाई जाती है। भारत में ही देखेंगे तो 50,000 से अधिक आनुवंशिक रूप से भिन्न चावल की किस्में हैं, धान की किस्में 50,000 से भी ज़्यादा प्रकार के हमारे यहाँ चावल विकसित होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे चावल आपके घर में आते हैं, जब भी एक नया चावल आएगा तो उसका टेस्ट ही अलग होगा। 1,000 से अधिक आम की जातियाँ हैं हमारे देश में। आनुवंशिक विविधता वंशानुक्रम की प्रक्रिया में आनुवंशिक सामग्री के पुनर्संयोजन का उत्पाद है। यह समय व स्थान के साथ बदलता रहता है। समय और स्थान दोनों के साथ जातीय समृद्धता अलग अलग होती जाती है। लैंगिक प्रजनन आनुवंशिक विविधता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये तो आपको सेकंड चैप्टर में बताया गया है, क्योंकि यह माता पिता के जीनों के संयोजन से उत्पन्न संतानों में होता है। अगला आता है जातीय विविधता। यह विविधता जातीय स्तर पर मिलती है। एक इकाई क्षेत्र में जाति की जितनी किस्में पाई जाती हैं उसे जातीय समृद्धता कहते हैं। एक इकाई क्षेत्र, मान लो उत्तर प्रदेश में कुल आम की कितनी किस्में पाई जा रही हैं, वो उसका जातीय समृद्धता कहलाता है। उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट पर मिलने वाली उभयचर जंतुओं की जातियाँ
विविधता पूर्वी घाट की तुलना में अधिक है। अगर आप आपने भारत का अगर आपने नक्शा देखा है तो ये जो भाग होता है ये पश्चिमी भाग होता है। तो पश्चिमी घाट में उभयचर जंतुओं की संख्या पूर्वी घाट से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनके ग्रोथ करने के लिए मौसम दशाएं अनुकूल ज़्यादा होती हैं। आगे सब बताया जाएगा आपको। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रजातियों की समृद्धि अधिक होती है क्योंकि पर्यावरण बड़ी संख्या में प्रजातियों के लिए अनुकूल होता है। आपको ये भी बताया गया है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ और 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ, ये पूरा का पूरा रेंज क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वर्ष भर सूर्य के प्रकाश मिलते रहते हैं, जिसके कारण ये उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है वो जातियों से बहुत ज़्यादा समृद्ध होता है। यानी वहाँ पर अनुकूल मौसम होता है, जहाँ धूप होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा, पौधे की जातियाँ विविधता से पाई जाएंगी और जितने भी पौधे के खाने वाले जंतु हैं वो भी विविधता से पाए जाएंगे और उन शाकाहारी जंतुओं को खाने वाले मांसाहारी जीव भी पाए जाएंगे। यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा जैव विविधता प्रदर्शित करने वाला क्षेत्र होता है। हम जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं, मान लो हम यहाँ पर हैं ना, भूमध्य रेखा में पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, आपको बताएं कि जो ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती, तो ये पूरा बर्फ से जमा होता है, ये पूरा बर्फीली इलाका है। ये आर्कटिक रीजन है और ये अंटार्कटिक रीजन है, अंटार्कटिक रीजन। तो यहाँ पर बर्फ पूरा जमा होता है। तो जैसे जैसे हम मध्य से, केंद्र से, सेंटर से हम जब ध्रुवों की तरफ जाते हैं, भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर जीवों की जातियाँ घटती जाती है, क्योंकि इन जगहों पर जहाँ पर वर्ष भर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता वहाँ पर जीव नहीं ज़्यादा पाए जाते हैं। वही जीव पाए जाएंगे जो उस जगह पर रहने के लिए अनुकूल होंगे। तो अधिकांश पौधे ऐसे दशाओं में रहने के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। वे पौधे जो यहाँ पर बर्फीली जगहों पर रहने में अनुकूल होते हैं, जैसे पाइनस वगैरह, चीड़ वगैरह, वो सब वहाँ पर उगते हैं। तो यहाँ पर जीवों की जातियाँ कम पाई जाएंगी कंपेयर टू इधर के इलाकों को। तो जैसे कहते हैं कि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, जातियों की समृद्धता क्या होती है? घटती जाती है। जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे जातीय विविधता घटती जाती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। पहले तो ये याद कर लीजिए कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ का जो क्षेत्र होता है यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वर्ष भर सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, जिससे यहाँ पर जातीय विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ये क्वेश्चन हर कंपटीशन में मैंने देखा है, IAS PCS से लेकर SSC लेवल तक मैंने देखा है। यहाँ पर ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि सबसे ज़्यादा जातीय समृद्धता कहाँ पर होती है? मोस्ट बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन रीजन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल रेंज, ठीक। और उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट। अमेजन रेन फॉरेस्ट जो कि दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है, उसका सेंटर एकदम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से होकर गुजरता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जीवों की जातियों की समृद्धता सबसे ज़्यादा है। सबसे अधिक जातीय समृद्धि वातावरण उष्णकटिबंधीय वर्षावन और प्रवाल भित्तियाँ। प्रवाल भित्तियाँ जानते हैं क्या होता है? कोरल रीफ। जैसे हमारे भारत में आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार, उसके बाद कन्याकुमारी के पास जो मन्नार की खाड़ी है, और उसके बाद आपका लक्षद्वीप है। तो वो सब अगर आप लक्षद्वीप को देखेंगे तो उसके नीचे का जो भाग है आइलैंड के, आप समुद्र के नीचे उतरेंगे तो समुद्र वाले भाग में आपको बहुत ज़्यादा कोरल प्रवाल भित्तियाँ मिलेंगी। ये प्रवाल भित्तियाँ क्या होती हैं? ये जो आप देख रहे हैं ना, ये स्टोन, इसी को कहते हैं, इसको कहते हैं मूंगा। तो ये वहीं से प्राप्त होता है। मूंगा चट्टानें हैं, वहाँ पर एक जीव जिसका नाम होता है प्रवाल, कोरल बोलते हैं उसे, वो इनका निर्माण करती हैं और वहाँ पर भरमार से पाई जाती हैं, इसलिए उन पूरे क्षेत्र को ही प्रवाल भित्तियाँ कहते हैं। उन जगहों पर भी जातीय समृद्धता बहुत ज़्यादा होती है। और समुद्र का जो तल क्षेत्र है वहाँ पर
जीवों की संविधता ज़्यादा होती है। तो यहाँ तक आपने क्या समझा और क्या याद किया? मैं आपको बता दूं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैंने क्या बताया कि पृथ्वी है, चलो बना हुआ काल्पनिक रेखा पहले ही से, ये हो गया, ये लाइन क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये क्वेश्चन अब याद करने होंगे। 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण, ये पूरा रीजन क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंधीय रीजन, उष्ण कटिबंधीय, ठीक, ट्रॉपिकल रीजन। और ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज़्यादा जीवों की जातियाँ विविधता पाई जाती हैं। आप अगर भारत को देखो ना, तो भारत में भी आधा जो हिस्सा है वो इसके अंतर्गत आता है, ऐसे यहाँ कहीं है भारत। तो भारत का जो इतना हिस्सा है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अंतर आता है। अगर आप देखो उत्तरी अमेरिका को, तो उत्तरी अमेरिका का बहुत बड़ा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है और यहीं पर पाया जाता है अमेजन रेन फॉरेस्ट। ठीक, तो याद करिए कि सबसे ज़्यादा जीवों की जातियों की विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, प्रवाल भित्ति समुद्र तल के क्षेत्र में, और उसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अमेजन वर्षावन, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जीवों की जातियों की विविधता पाई जाती है। क्लियर है बात? उसके बाद देखिए पारिस्थितिक विविधता। अब पारिस्थितिकी में भी अलग अलग विविधता पाई जाती है। जैसे वन पारितंत्र अलग है, रेगिस्तानी पारितंत्र अलग है, यानी मरुस्थल पारितंत्र है, तो वर्षा वन वाले क्षेत्र है। तो पारितंत्र में भी हमें विविधता देखने को मिलती है पूरे पृथ्वी पर। जैसे भारत के रेगिस्तान का पारितंत्र है, वर्षावन क्षेत्र है, मैंग्रोव क्षेत्र है, प्रवाल भित्ति हैं, आर्द्र भूमि है, ज्वार नदमुख है, अल्पाइन साधवल है, ये सभी। अब ये सब होता क्या है बता दूं। इनकी पारितंत्र भिन्नता स्कैंडिनेवियाई देश नॉर्वे से भी अधिक है भारत में। इन जगहों पर रेगिस्तानी क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा राजस्थान वगैरह में। वर्षावन वाले क्षेत्र जैसे पश्चिमी घाट, भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं अब एग्जैक्ट तो हम नहीं बना पाते हैं कि कैसा है, मुझे प्रैक्टिस थी लेकिन अभी इधर भूल गए हम, कोशिश करते हैं। ठीक, तो ये जो वर्षा वन वाला क्षेत्र है वो क्षेत्र जहाँ पर बहुत वर्षा होती है। एक तो पूर्वी क्षेत्र है और दूसरा पश्चिमी घाट है। ये पश्चिमी घाट कहलाता है। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से लेकर केरल तक का भाग होता है और ये पूर्वी क्षेत्र कहलाता है। पूर्वी क्षेत्र में आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम ये सभी आते हैं। क्लियर है? जहाँ पर वर्षा बहुत होती है तो वो वर्षा वन क्षेत्र कहलाते हैं। मैंग्रोव क्या कहलाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, जहाँ से गंगा नदी निकलती है, गंगा नदी उत्तराखंड से ग्लेशियर से निकलती है और बहते हुए पश्चिम बंगाल कोलकाता से होते हुए समुद्र में जाकर मिल जाती है गंगा सागर में। तो जब गंगा नदी एक बहुत विशाल नदी है, जब ये समुद्र में मिलने की होती है तो ऐसे क्षेत्रों में डिवाइड हो जाती है। तो इन क्षेत्रों को ज्वार नदमुख कहते हैं। ज्वार नदमुख एस्चुरीज कहते हैं, ज्वार नदमुख कहते हैं। और यहाँ के स्थानीय क्षेत्र जहाँ पर दलदल बहुत होता है, दलदली क्षेत्र, उसके आसपास का जो दलदली क्षेत्र है, वहाँ के वन को मैंग्रोव वन कहते हैं। पश्चिम बंगाल में जो मैंग्रोव वन है उसे हम सुंदर वन कहते हैं। और सुंदर वन में मैंग्रोव पौधे बहुत अधिकता से पाए जाते हैं, जैसे राइजोफोरा। और आपको पता है कि राइजोफोरा की एक विशेष खास बात होती है। राइजोफोरा से एक जड़ निकलती है जो भूमि के ऊपर होती है, ऐसे खड़े खड़े जड़। आपने देखा होगा बंगाल टाइगर्स देखा है, जहाँ पर बंगाल टाइगर आपने देखा होगा वहाँ पर ये चीज़ भी देखी होंगी। बंगाल टाइगर इन स्थानों पे बहुत अधिकता से पाए जाते हैं। ठीक, बाकी प्रवाल भित्तियों के बारे में बता दिए हैं। मूंगा चट्टानें जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, मन्नार की खाड़ी, इन सब जगहों पर प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। ये भारत हैं, यहाँ कहीं पर लक्षद्वीप होगा, ये मन्नार की खाड़ी है, यहाँ पर ये सब पाई जाती हैं। यहाँ पर अंडमान निकोबार हैं, यहाँ सब चीज़ें पाई जाती हैं। ज्वार नदमुख हो गया, जहाँ से नदियाँ जब सागर में मिलती हैं तो ऐसे फैल जाती हैं, जिन्हें हम ज्वार नदमुख कहते हैं।
एल्पाइन साधवल क्या होता है? एल्पाइन मीडोज, ये पर्वतीय क्षेत्रों की बात की जाती है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पर अधिक विविधता देखने को मिलती है उसे हम एल्पाइन मीडोज कहते हैं। नेक्स्ट, भारत तथा पृथ्वी तथा भारत की जैव विविधता। हम पूरी पृथ्वी और भारत की जैव विविधता को देखेंगे, सिर्फ समझेंगे, जहाँ याद करने वाला होगा वो बताएंगे। अब तक खोजी तथा नामित जातियों के प्रकाशित साक्ष्यों एवं तथ्यों से हम जानते हैं कि आज तक कितनी जातियां अंकित की गई हैं, लेकिन पृथ्वी पर कितनी जातियां हैं, इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर कितनी जातियां हैं ये कोई छोटा टॉपिक तो है नहीं, हालत ख़राब हो जाए। ऐसा माना जाता है कि नॉन स्पीसीज हैं 1.7 to 1.8 मिलियन, और इसमें से आपको बताया गया है ज़्यादातर 70% क्या हैं? जंतु हैं, 22% क्या हैं? पौधे हैं, और बचे 8% हैं वो कवक, प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया, ये सब याद है। IUCN एक संस्था है, इनसे आपका क्वेश्चन बनता है, इसको याद कर लीजिए। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, याद कर लीजिए, ये आपका पूछा जा सकता है। IUCN का फुल फॉर्म बताइए। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल यूनियन का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय संघ, किसके लिए? फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति के संरक्षण के लिए, नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज, प्रकृति और प्रकृति से संबंधित जो संसाधन है उनके संरक्षण से संबंधित यह एक संघ है, अंतर्राष्ट्रीय संघ। 2004 के अनुसार उन्होंने बताया कि अब तक दर्शाई गई जंतु पादपों की कुल संख्या लगभग 1.5 मिलियन से अधिक, लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन है, लेकिन हमें अभी यह ज्ञात नहीं है कि और कितनी जातियां अभी खोजी जानी बाकी हैं। आंकलन में बहुत विभिन्नताएं हैं तथा उनमें से कुछ शैक्षिक अनुमान मात्र हैं कि वर्गीकृत समूह की जातियों की खोज उष्णकटिबंधीय देशों की अपेक्षा शीतोष्ण देशों में अधिक पूर्ण है। यह सोचकर कि प्रबल रूप में उष्णकटिबंधीय की पर बहुत सी जातियों की खोज शेष है, वैज्ञानिकों ने गहन रूप से अध्ययन किए गए कीटों के समूह की उष्णकटिबंधीय व शीतोष्ण जातियों की सांख्यिकी की तुलना कर उनके परिणामों के अनुपात को जंतु एवं पादपों के अनुमानित कर पृथ्वी की कुल जातियों का आकलन किया। एक कुछ चरम आकलन की परास 20 से 25 मिलियन है, 20 से 25 मिलियन मानी गई, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नीट में पूछा गया है रॉबर्ट मे के अनुसार यह कितनी है? 7 मिलियन। यही इस पिछली बार 2022 नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट के 2022 में पूछा गया है कि बताइए रॉबर्ट मे के अनुसार यह आकलन कितनी हो सकती है? पृथ्वी पर जीवों की जातियों का आकलन कितना हो सकता है? 7 मिलियन। क्लियर है बात? नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, नीट 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आकलन में 70% जंतु हैं और 22% पौधे हैं और बचे 8% अन्य जीव हैं। हाँ, जंतु में भी 70% क्या है? कीट हैं, यानी सबसे ज़्यादा जीवों की जातियाँ किसकी पाई जाती हैं? कीटों की। इसका अर्थ हुआ कि इस ग्रह में प्रत्येक 10 जंतुओं में से 7 कीट हैं। संसार में कवक जातियों की कुल संख्या मछली, उभयचर, सरीसृप तथा स्तनधारियों से अधिक है, अगर हम कवक जातियों की बात करें। चित्र में कुछ मुख्य वर्गक की जातियों की जैव विविधता को दर्शाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, इन सबको छोड़ सकते हैं, बस इनको पढ़ना था। 70% जंतु होते, 22% पौधे, 8% अलग जीव। इन सभी को आप पढ़ेंगे पागल हो जाएंगे। यह बात ध्यान में होनी चाहिए कि आकलन प्रोकैरियोट की संख्या नहीं बताते हैं, यानी ये जीवाणुओं की संख्या को नहीं बताते हैं। जीवाणु तो बहुत संख्या में पाए जाएंगे। जीव वैज्ञानिकों को यह पक्का विश्वास नहीं है कि प्रोकैरियोटिक जातियों की संख्या कितनी हो सकती है। किसी को भी यह विश्वास नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म जीव हैं, जीवाणु जो दिखते ही नहीं हैं, तो उनकी आकलन हम नहीं कर सकते कि कितने प्रकार के हो सकते हैं। समस्या यह है कि पारंपरिक वर्गीकरण के तरीके सूक्ष्म जीवों को पहचानने के लिए उचित नहीं हैं तथा बहुत सी जातियां प्रयोगशाला के संवर्धन योग्य भी नहीं हैं। ऐसी बहुत सी प्रोकैरियोट्स की जातियां हैं जिन्हें हम लैब में नहीं ग्रो करा सकते हैं। यदि इन जातियों को समझाने के लिए जैव रासायनिक तथा आणविक तरीके अपनाते हैं तब इनकी विविधता लाखों में पहुंच सकती है। यद्यपि भारत का भूमि क्षेत्र विश्व का केवल 2.4% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम पूरे विश्व की बात करें, पूरे विश्व में कितने धरातल हैं, अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं, कॉन्टिनेंट्स भी हैं अलग अलग, तो कुल धरातल का 100% में से सिर्फ 2.4% ही भारत है। भारत इतना छोटा है।
पूरे विश्व में जितनी धरती है उसका केवल 2.4% ही हिस्सा भारत है। और तब भी पूरे विश्व में जितनी जैव विविधता पाई जाती है अकेले 8.1% भारत में है। यानी भारत सबसे ज़्यादा जीवों की जातियाँ रखने वाला एक देश है। यानी हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जातीय विविधता पाई जाती है। हर तरह के पौधे पाए जाएंगे, हर तरह के जंतु पाए जाएंगे, हर तरह के कीट पाए जाएंगे। कितना प्रतिशत? 8.1% की भागीदारी है भारत का अकेले। भारत बहुत छोटा है पूरे विश्व के मुकाबले, 2.4% ही है, लेकिन सारे के सारे जैव विविधता यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। 8.1% शेयर करता है पूरे विश्व में जितनी भी जीवों की जातियाँ पाई जाती हैं उनका अकेले 8.1% शेयर करता है। और इसी कारण कि संसार के 12 मेगा विविधता वाले देशों में, यानी महाविविधता वाला देश, वह देश जहाँ पर जीवों की जातियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, उनमें 12वें नंबर में भारत भी एक है। भारत में लगभग 45,000 पौधों की जातियां पाई जाती हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का कुल प्रतिशत कितना है, भूभाग कितना है पूरे विश्व का? 2.4% भूभाग है। और उसमें कितना प्रतिशत ये शेयर करता है जीवों की जातियों की समृद्धता में? 8.1%। और यही कारण है कि उसे 12 मेगा विविधता वाले देशों में गिना जाता है। अब भारत में 45,000 लगभग पौधे की जातियाँ हैं, उससे 2 गुना जंतु की जातियाँ हैं। रॉबर्ट मे के वैश्विक आकलन को स्वीकार करें तब अभी तक हम कुल 22% जातियों को ही खोज चुके पाए हैं। इस अनुपात से भारत की विविधता का आकलन करें तो 1 लाख से भी अधिक पौधे हैं, 3 लाख से भी अधिक जंतु की जातियों की खोज का वर्णन अभी बचा हुआ है। बहुत सी जातियाँ खोज करने से पहले ही विलुप्त हो रही हैं। अब पूरे विश्व में कितने प्रकार के जीवों की जातियाँ हैं, इसकी खोज होना लगातार कंटिन्यू जारी है। जो जीव हमें अलग दिखता है, पृथक दिखता है, हम उसकी खोज करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, IUCN को रिपोर्ट देते हैं कि हमें एक नई जाति का प्राप्त हुआ है। जैसे अभी लगभग 3 से 4 साल पहले मैंने पढ़ा था, पेपर में आया था, एक मकड़ी खोजी गई, एक मकड़ी खोजी गई, उसके सिर पर ऐसे टोपी था। उस टोपी को क्या कहते हैं मुझे ध्यान नहीं है। वो टोपी, आपने अगर हैरी पॉटर मूवी देखी है तो हैरी पॉटर मूवी में वही टोपी डिसाइड करता था कि बच्चे कौन से ग्रुप में जाएंगे। जैसे होता था ना, उन लोग का अपना ग्रुप होता था, नाम भी नहीं आता था मुझे। तो वैसे ही वो जो टोपी का जो शेप लिए मकड़ी बैठा हुआ था, उसका नाम भी उसी की टोपी के नाम पे रखा गया। मुझे नहीं याद है, हार्वर्ड नाम था शायद उस यूनिवर्सिटी का, और उसी से रिलेटेड कुछ इस मकड़ी का भी नाम रख दिया गया। नई जाति खोजी गई थी मकड़ी की, जिसके सिर पर एक टोपी जैसी संरचना थी। तो ऐसे ही लगातार हमें नए जीवों की जातियाँ मिल रही हैं, उनका हम खोज कर रहे हैं। अभी भी बहुत सारी जातियाँ वर्णन शेष बचे हुए हैं, और इनमें से कुछ ऐसी भी जातियाँ हैं जिन्हें हम जीवन में कभी देख भी नहीं पाए, विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। जब तक हम उन्हें खोजेंगे हो सकता है तब वो विलुप्त हो चुके हों। देखिए, विलुप्त का मतलब समझिएगा, विलुप्त का इंग्लिश होता है एक्सटिंक्ट कर जाना। इसका मतलब होता है, विलुप्त होने का मतलब कि पृथ्वी से उनका पूरा अस्तित्व ही समाप्त। जैसे डायनासोर अब पृथ्वी पर नहीं है तो वो विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट कर चुके हैं। तो जब जीवों का पूरा अस्तित्व ही पृथ्वी से समाप्त हो जाए तब उन्हें कहते हैं विलुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। बहुत सी जातियां खोज करने से पहले ही विलुप्त हो रही हैं। प्रकृति का जैविक पुस्तकालय, जिसमें संग्रहित पुस्तकों के शीर्षकों के सूचीबद्ध करने से पहले ही विनष्ट हो रहा है। जैव विविधता का प्रतिरूप देखिए कि जैव विविधता कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे पाई जाती है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, अक्षांशीय प्रवणता ये बताता है कि पृथ्वी पर भूमध्य रेखा से 23.5 उत्तर, 23.5 दक्षिण, जिसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, यहाँ पर जीवों की विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं जीवों की जातियाँ घटती जाती हैं, वही बताता है अक्षांशीय प्रवणता। ये अक्षांशीय रेखाएं हैं, 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा उत्तर की तरफ, 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा दक्षिण की तरफ। जंतु व पौधों की विविधता संपूर्ण विश्व में समान नहीं होती या असमानता प्रदर्शित करती है। किसी जगह पर बहुत अधिक, किसी जगह पर कम, किसी जगह में बहुत कम। तो बहुत से जंतु पौधों के समूह में रोचक विविधता मिलती है, जिसमें मुख्य रूप से अक्षांशों पर विविधता में क्रमबद्ध प्रवणता उतार चढ़ाव है। सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जाति घटती जाती है, केवल कुछ ही अपवाद को छोड़कर। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जो यहाँ तक का क्षेत्र 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण,
तो में शीतोष्ण व ध्रुव प्रदेशों से अधिक जातियां पाई जाती हैं। शीतोष्ण और ध्रुवीय प्रदेशों से अधिक जातियां इन जगहों पर पाई जाती हैं। भूमध्य रेखा के समीप स्थित कोलंबिया में, भूमध्य रेखा के समीप स्थित एक देश है जिसे कहते हैं कोलंबिया, उसमें सबसे ज़्यादा पक्षियों की जातियाँ 1400 जातियाँ पाई जाती है। जबकि आप न्यूयॉर्क में देखो, न्यूयॉर्क जो कि 31 डिग्री उत्तर में है, देखो बता देते हैं, पृथ्वी है, पृथ्वी का ये है भूमध्य रेखा, तो कह रहे हैं कि भूमध्य रेखा पर है कोलंबिया, तो कोलंबिया में 1400 पक्षी की जातियाँ पाई जाती है। मैंने क्या बताया, 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जीवों की विविधता पाई जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि ये है न्यूयॉर्क है 41 डिग्री पर उत्तर पर, तो केवल 56 पक्षी की जातियाँ पाई जाती, सॉरी 105 पक्षी की जातियाँ पाई जाती हैं। ग्रीनलैंड को देखोगे तो ग्रीनलैंड और ऊपर है, ध्रुव की तरफ है, कितना 71 डिग्री सेल्सियस, सॉरी सेंटीग्रेड पर है, तो उसे हम डिग्री सेंटीग्रेड नहीं कहेंगे, इसे डिग्री ही बोलते हैं केवल। तो यहाँ पर ग्रीनलैंड में अगर आप देखो, जो कि सबसे ज़्यादा ध्रुव के नज़दीक है ग्रीनलैंड, उसमें केवल 56 पक्षी की जातियाँ पाई जाती हैं। तो जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हैं, तो जीवों की जातियों की विविधता घटती जाती है। देखिए भूमध्य रेखा पर जो कोलंबिया है, सबसे ज़्यादा पक्षी की जातियाँ पाई जा रही हैं। जैसे जैसे हम ऊपर गए, न्यूयॉर्क में देखें तो न्यूयॉर्क में 105 पक्षी की जातियाँ हैं। उससे ऊपर ग्रीनलैंड में गए तो ग्रीनलैंड में केवल 56 पक्षी की जातियाँ पाई जाती हैं। भारत में जिसका अधिकतर भूभाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, भारत को मैंने आपको बताया है, अभी भारत कहाँ पर है, जैसे ये भूमध्य रेखा हो गया 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री क्या है उत्तरी, ये कर्क रेखा कहलाती है, और 23.5 डिग्री जो यहाँ की रेखा है वो मकर रेखा कहलाती है 23.5 डिग्री। तो हमारा भारत जो है उसका आधा भाग क्या है, आधा भाग यहाँ पर है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा से होकर गुजरता है। तो आधा भाग क्या है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, और इस वजह से यहाँ पर अधिक जातियाँ पाई जाती हैं। 1200 से अधिक पक्षी जातियाँ हैं। इक्वाडोर के उष्णकटिबंध के वर्षावन में संवहनी पौधों की जातियाँ यूएसए के मध्य पश्चिम में स्थित शीतोष्ण क्षेत्र के वनों में 10 गुना अधिक है। दक्षिण अमेरिका का देखिए, दक्षिण अमेरिका आपका यहाँ कहीं पर आएगा। दक्षिण अमेरिका का जो वर्षावन क्षेत्र है, वर्षावन जिसे अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहते हैं, जैव विविधता पृथ्वी पर सबसे अधिक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, याद कर लीजिएगा। यहाँ पर 40,000 पौधे की जातियाँ, 3,000 मछलियों की जातियाँ, 1300 पक्षी की जातियाँ और 427 स्तनधारी, 427 उभयचर, 378 सरीसृप, 1,25,000 से अधिक आकशेरुकी जातियों का आवास है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इन वर्षावनों में अभी भी कम से कम 2 लाख कीटों की जातियों का भी खोजा जाना बाकी है। इतनी ज़्यादा विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ऐसा क्या विशेष होता है जिसके कारण सबसे अधिक जैव विविधता होती है? क्यों? क्योंकि देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पारिस्थितिक और जैव विकासविदों से महत्वपूर्ण परिकल्पनाएं, जिनसे कुछ मुख्य निम्न हैं। पहला जो आता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जैसे अमेजन वर्षावन है, उसमें क्यों इतनी जीवों की जातियां पाई जाती है? उसका रीजन जाति उद्भवन, स्पेशिएशन। जाति उद्भवन का मतलब होता है नई जातियों का विकास। उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, वो कहाँ पाई जा रही है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाई जा रही है वर्षावन, अमेजन वर्षावन। क्यों यहाँ पर जीवों की जातियाँ अधिक होती है? क्योंकि यहाँ पर नई जाति का विकास तेजी से होता है। ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर नई जाति का विकास तेजी से होता है, यहाँ नहीं होता? क्योंकि ये जो स्थान हैं ये बहुत ज़्यादा स्थिर नहीं होते हैं। यहाँ पर दशाएं परिवर्तित होती हैं बहुत तेज़ी से। कभी बहुत ठंड हुआ, कभी ग्लेशियर फटा, तो कभी बाढ़ आ गया, तो कभी बर्फ़ का बाढ़ आ गया, तो उससे वहाँ की जो स्थानीय जातियाँ वो ख़त्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो वे नई जाति का विकास क्योंकि इतने आसानी से होता नहीं, नई जातियों का विकास में बहुत समय लगता है, 1000 सालों का वक्त लगता है। तो वो नई जाति का विकास वहीं जगह पर होगा जहाँ पर वो जीव इतने सालों तक जी सकें। तो ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है वर्षावन, ये बहुत स्थिर होता है क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर प्रकाश बराबर मिलता रहता है, वर्ष भर वहाँ पर वर्षा होती है। तो सारी चीज़ें, वर्षा, जल, वायु, मृदा, सब कुछ उपयुक्त है जीवों को जीने के लिए। तो लंबे समय तक जीते हैं और लंबे समय तक इनके जीने से नई जाति का विकास भी होता है। इन जगहों पर
वातावरणीय दशाएं परिवर्तित होती रहती हैं, जिससे यहाँ पर जातियों का विकास उतना नहीं हो पाता। यही कहलाता है जाति उद्भवन, स्पेशिएशन। जाति उद्भवन आमतौर पर समय का कार्य है। यद्यपि सभी क्षेत्रों में जाति उद्भवन के पर्याप्त अवसर होते हैं, किंतु शीतोष्ण क्षेत्रों में हिम नदन यानी ग्लेशिएशन होता रहता है। ग्लेशियर्स फटते रहते हैं, जिनकी वजह से वहाँ के आसपास के बहुत बड़ी क्षेत्र नष्ट हो जाती है। वहाँ पर जितने जंतु हैं, पौधे, सब नष्ट हो जाते हैं, जिससे बहुत से जीव जातियाँ विलुप्त हो जाती हैं। अतः यहाँ नए जातियाँ कम विकसित होती हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र लाखों वर्षों से अपेक्षाकृत अपरिवर्तित होता है। ये सब क्षेत्र लाखों वर्षों से अपरिवर्तित है, आबादित है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जाति विकास तथा विविधता के लिए बहुत समय मिलता है। दूसरा रीजन देखिए, उष्णकटिबंधीय पर्यावरण शीतोष्ण पर्यावरण से भिन्न तथा कम मौसमी परिवर्तन दर्शाता है। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वो लगभग पर्यावरण वहाँ पर स्थिर होता है, जिसकी वजह से अधिकाधिक जाति विविधता पाई जाती है। तीसरा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध होती है। मैंने क्या बताया, वर्ष भर वहाँ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, जिससे वहाँ उत्पादन अच्छा होता है और वहाँ पर अधिक जीवों की विविधता को प्रोत्साहन मिलता है। 88 प्रवणता के समान ही मैदान से पर्वतीय ऊंचाई की ओर बढ़ने पर जातियों की विविधता कम होती जाती है। जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर विविधता जीवों की जातियों की ज़्यादा होती है कंपेयर टू पर्वतीय क्षेत्रों को देखेंगे। 1000 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ने पर सामान्यतः तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी होती जाती है। यही कारण है कि हम लोग दिल्ली वगैरह में रहते हैं, लखनऊ वगैरह में रहते हैं, गोरखपुर वगैरह में रहते हैं, तो यहाँ पर उतना हमें ठंडक महसूस नहीं होगा। लेकिन जरा सा चले जाओ ऊपर पहाड़ी की तरफ, हिमालय की रेंज पे, यानी हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड चले जाओ, तो प्रत्येक 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता जाता है। यही कारण है कि जो कैलाश पर्वत है वहाँ पर लगभग कोई जीव की जातियाँ नहीं पाई जाती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊँचा है। जातीय क्षेत्र संबंध, स्पेसीज एरिया डाइवर्सिटी क्या होता है? जातीय क्षेत्र संबंध यह दर्शाता है कि जैसे जैसे हम क्षेत्र की सीमा बढ़ाते हैं, जीवों की जातियों की प्रचुरता भी बढ़ती जाती है, लेकिन एक सीमा तक, उसके बाद नहीं। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस टॉपिक से, बस ये याद रखना कि जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन चीज़ों में पीएचडी करना पड़ेगा, तब ये समझ में आएंगे। तो इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, जितना आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बस उतना। जैसे ये पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि जातीय वृद्धि या जातीय क्षेत्र संबंध किसने दिया था, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप किसने दिया था, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने। एक क्वेश्चन ये आपका पूछा जाता है। और दूसरा, इसका एक समीकरण है जिसका पूरा है log z बराबर log c, नहीं log z नहीं है, log s बराबर, हाँ log s बराबर log c प्लस z log a, वो वाला आपको बताएंगे अभी। उसका ये समीकरण है, उसको याद करिएगा। जातीय क्षेत्र संबंध दर्शाता है कि जैसे जैसे हम अन्वेषण का क्षेत्र, यानी जहाँ पर हम शोध कर रहे हैं, जहाँ पर जीवों की जातियों को हम खोज रहे हैं, उसका क्षेत्र हम बढ़ाते जाते हैं तो वहाँ की जातीय समृद्धता भी बढ़ती जाती है। वास्तव में जाति समृद्धि और वर्गकों, आवृतबीजी पौधों, पक्षी, चमगादड़, अलवड़ीय जल मछलियाँ की व्यापक किस्मों के क्षेत्र के बीच संबंध आयताकार पर अति प्रबल है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जातीय क्षेत्र संबंध में जाति और वहाँ के क्षेत्र में क्या संबंध होता है, तो वो संबंध होता है आयताकार अति परवलय, रेक्टेंगुलर हाइपरबोल होता है। लघुगणक के अनुसार, लघुगणक पैमाने पर यह संबंध एक सीधी रेखा दर्शाती है, जिसका जो रिएक्शन है वो है log s बराबर log c प्लस z log a। यहाँ पर log a s दर्शाता है जातीय समृद्धता यानी स्पीसीज रिचनेस, a वहाँ की एरिया, z स्लोप ऑफ द लाइन रेखीय ढाल, और जिसे हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं, और c का मान होता है c बराबर y माइनस इंटरसेप्ट। यहाँ पर ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, क्योंकि मुझे भी इस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है और मैं भी नहीं जानता कि इसको कितना ज़्यादा डेप्थ में पढ़ा जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उतना इनफ है। 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। एक ये कि जातीय क्षेत्र संबंध किसने दिया था, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, याद कर लीजिएगा, छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद जाति और क्षेत्र के बीच कैसा आकार बनता है, आयताकार अति परवलय यानी हाइपर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। उसके बाद इसका समीकरण क्या होता है, याद कर लीजिए, log s बराबर log c प्लस z log a। यहाँ पर s क्या है, स्पीसीज रिचनेस यानी जातीय समृद्धता को दर्शाता है। c क्या है, c बराबर y माइनस इंटरसेप्ट यानी अंतरखंड होता है। z क्या है, तो z स्लोप ऑफ लाइन जिसे रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि z क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। a क्या है, एरिया है, बस।
उसके बाद आपको डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, एक ऐसे ग्राफ बना के दिखा देंगे, बताएंगे कि ये स्पीसीज रिचनेस है, ये एरिया है, बढ़ते हुए एरिया में स्पीसीज रिचनेस बढ़ती जाती है। किस रूप में बढ़ती जाती है? आयताकार, परवलयाकार, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, जिसका यहाँ पर लिख देंगे ए बराबर क्या है, बी बराबर क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा ए बराबर एस बराबर सी ए पावर जेड, बी बराबर क्या बताएंगे, लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर जेड का मान पूछा जाता है कि किन किन जगहों पर जेड का मान क्या होता है। तो पारिस्थितिक वैज्ञानिकों ने बताया कि जेड का मान 0.1 से 0.2 के बीच होता है। भले ही वर्गीकी समूह अथवा क्षेत्र ब्रिटेन के पादप, कैलिफोर्निया के पक्षी या न्यूयॉर्क के मोलस्क कुछ भी हों, समासरण रेखा रेग्रेशन लाइन की ढलान आश्चर्य रूपजनक से एक जैसी ही होती है। इसको याद कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जातीय क्षेत्र संबंध में जेड का मान कितना होता है, 0.1 से 0.2। लेकिन यदि हम किसी बड़े समूह जैसे संपूर्ण महाद्वीप की बात करते हैं, तब वहाँ पर जेड का मान 0.6 से 1.2 तक हो सकता है। उदाहरण के लिए विभिन्न महाद्वीपों के उष्णकटिबंधीय वनों के फलाहारी पक्षी और स्तनधारियों की रेखा की ढलान 1.15 होती है। लेकिन यही वाला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र को देखिए, वॉलेस एक साइंटिस्ट जिन्होंने संपूर्ण विश्व को, पूरे विश्व को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा है। उनमें आते हैं ओरिएंटल, पेलियार्कटिक, नियोआर्कटिक, नियोट्रॉपिकल, इथोपियन, ऑस्ट्रेलियन आदि, मतलब 6। ओरिएंटल, पेलियार्कटिक, नियोआर्कटिक, नियोट्रॉपिकल, इथियोपियन और ऑस्ट्रेलियन, 6 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा है। तो आपको ये याद नहीं करना है, 6 भौगोलिक क्षेत्र नहीं याद करना। अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हो, SSC की तैयारी करो तब याद करो, और नहीं तो बस इतना कि भारत हमारा किस जैव भौगोलिक क्षेत्र में आता है, ओरिएंटल भौगोलिक क्षेत्र में आता है। बस इतना याद करना है कि भारत ओरिएंटल जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और भारत के ही हमें क्षेत्रों को पढ़ना है जहाँ पर जीवों की जातियाँ अधिक पाई जाती हैं। तो भारत ओरिएंटल परिमंडल में आता है, या आप याद कर लीजिए, भारत को निम्न 10 भौगोलिक क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। पूरे भारत को 10 भौगोलिक क्षेत्रों में विभक्त किया गया है वहाँ के जातीय समृद्धता के आधार पर। जैसे पहला आता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय वो रीजन होता है जहाँ पर हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है उसके पार का भाग होता है, जो कि पाया जाता है कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे भूभाग में। यहाँ का वातावरण शीतोष्ण होता है, यानी वर्ष भर मौसम ठंड रहता है। यहाँ वनस्पतियाँ विरल, रेयर पाई जाती हैं। वो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो अन्य जगहों पर बहुत कम, रेयर स्पीसीज पाई जाती हैं। यहाँ के प्रमुख जंतु कौन हैं? बर्फीले तेंदुए हैं, जंगली भेड़ हैं, बकरियाँ हैं। ये सब सिर्फ आपको ये सारी चीज़ें सिर्फ समझना है। कश्मीर को अपने मन में ले आओ, ये बात कंप्लीट हो जाएगी। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सभी ऐसे राज्य हैं हमारे देश के जहाँ का भाग ट्रांस हिमालय रीजन है। वहाँ पर वातावरण शीतोष्ण होता है, वर्ष भर लगभग ठंड होती है, शीत पड़ती है, और वनस्पतियाँ वहाँ की जो हैं रेयर स्पीसीज होती हैं, और उनमें प्रमुख जंतु बर्फीले जंतु होते हैं और बकरियाँ, और वहाँ पर अन्य जंतु जैसे जंगली भेड़ वगैरह होते हैं। उसके बाद आता है हिमालय। अब ट्रांस हिमालय के बाद हिमालय रेंज आता है, हिमालय पर्वत की श्रृंखला। कौन कौन सी ऊंची चोटियां हैं? माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची, फिर उसके बाद K2 जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, ट्रांस हिमालय के से पहले पाया जाता है। उसके बाद कंचनजंगा, ये सब रेंज हिमालय की रेंज आती हैं। तो जो हिमालय है उसका बहुत बड़ा भाग, 3 प्रमुख भाग, पश्चिमी केंद्रीय नेपाल और पूर्वी भाग होता है। नेपाल पूरा हिमालय रेंज से घिरा हुआ है। यहाँ का वातावरण उपोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण एवं पर्वतीय है। यहाँ का वातावरण 3 प्रकार का है। एक तो उपोष्ण कटिबंधीय है, दूसरा शीतोष्ण है यानी बहुत ज़्यादा ठंड है, उपोष्ण में थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म, और पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ जंतुओं एवं वनस्पतियों की अच्छी विविधता पाई जाती है। दूसरा आता है तीसरा मरुस्थल। मरुस्थल में आप रेगिस्तान को ले लीजिए। भारत में राजस्थान का वह क्षेत्र जहाँ पर, राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र जहाँ पर शुष्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ का वातावरण गर्म होता है एवं उष्णकटिबंधीय होता है, वनस्पतियाँ विरल होती हैं।
यानी यहाँ पर भी जो वनस्पतियाँ पाई जाती है वो रेयर होती हैं। यहाँ के पौधे मांसल, झाड़ियाँ, छोटे वृक्ष एवं कड़ी घासें होती हैं। उष्ण समय में जंतु बिलों में रहते हैं, यानी गर्मी के समय में जंतु बिलों में रहते हैं। यहाँ के प्रमुख जंतु सर्प, छिपकलियाँ, सियार, लोमड़ी, चींटियाँ एवं कुछ पक्षियाँ हैं। चौथा आता है अर्ध शुष्क क्षेत्र यानी सेमी एरिड रीजन, जिसके अंतर्गत हम लोगों का क्षेत्र आता है। कौन कौन से? गुजरात, बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये सारे भूभाग आते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र। यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण प्रकार की होती है, यानी समान प्रकार की होती है। वर्ष भर में मौसम परिवर्तित होता रहता है, कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी बरसात। तो सिंचित क्षेत्र अत्यधिक ज़्यादा उपजाऊ होता है, यहाँ का क्षेत्र बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। यहाँ के वन पर्णपाती प्रकार के होते हैं। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से लेकर केरल तक का रीजन है, जो पश्चिमी तट का किनारा है। यहाँ की वनस्पतियाँ बहुत ज़्यादा समृद्ध प्रकार की होती हैं। यहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी पाया जाता है, यानी इन जगहों पर सबसे ज़्यादा भारत में जीवों की जातियों की विविधता भी पाई जाती है। यहाँ अनेक उभयचर जातियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद आता है दक्षिणी प्रायद्वीप, डेक्कन पेनिनसुल, जो कि आपका दक्षिण का भारत का भाग होता है। यह भारत के कुल जैव भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 42% भूभाग बनाता है। यहाँ के वन अर्ध सदाबहार, पर्णपाती, शुष्क सदाबहार एवं कटीली झाड़ियाँ, जैव विविधता भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। उसके बाद आता है गंगा का मैदान। तो गंगा का मैदान जो हमारा है वो उत्तराखंड से शुरू होता है और बहते बहते उत्तर प्रदेश, बिहार से होते हुए बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश को टच नहीं करता, पश्चिम बंगाल से होते हुए सागर में मिल जाता है। या उत्तर प्रदेश से बंगाल तक फैला है, नहीं एक रीजन चला जाता बांग्लादेश में भी। या उत्तर प्रदेश से बंगाल तक फैला है। इसका निचला भाग अत्यधिक नम होता है। यहाँ कृषि के कारण अधिक वन नष्ट हो गए हैं, किंतु इसके ऊपरी शुष्क भाग में शुष्क पर्णपाती एवं सवाना वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद आता है समुद्री किनारे, यानी जो समुद्र के पास जो तटीय क्षेत्र हैं वे, जैसे गुजरात का कच्छ समुद्र से सटा हुआ भाग है। बंगाल में दलदल, पश्चिम बंगाल का जो तटीय क्षेत्र है वो दलदली भाग है। यहाँ मैंग्रोव प्रकार के वन पाए जाते हैं। सुंदरवन, बंगाल का जो सुंदरवन है जहाँ पर गंगा नदी खत्म होती है जाकर मिलती है सागर से, वो स्थान सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, क्योंकि वहाँ पर मैंग्रोव प्रजाति के पौधे बहुत अधिकता से पाए जाते हैं। मैंग्रोव पौधे का एक उदाहरण बताइए कमेंट बॉक्स में। उसके बाद आता है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट रीजन। इसके अंतर्गत उत्तरी पूर्वी क्षेत्र मतलब वो पूर्वी राज्य का क्या कहते हैं, 7 सिस्टर्स, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, ये सब आते हैं। इसके अंतर्गत असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा एवं मेघालय के भूभाग आते हैं। 7 सिस्टर्स इन्हें बोलते हैं। केवल 7 राज्य हैं उन पूर्वी क्षेत्र में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यह भारत के कुल भूभाग का 5.3% भाग बनाता है। यहाँ अनेक संवर्धित पादपों को उगाया जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। चेरापूंजी के पास स्थित एक क्षेत्र है जिसका नाम है मानसिन राम, जो कि सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो बताया जाता था कि चेरापूंजी वह भाग है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, लेकिन अब ये बदल चुका है। चेरापूंजी के पास एक स्थित स्थान जिसका मानसिन राम नाम है, मानसिन राम अब भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ के सदाबहार वन अत्यधिक जैव विविधता वाले होते हैं। जहाँ पर वन वर्षा होगी वहाँ पर ज़्यादा विविधता भी पाई जाएगी। उसके बाद आता है द्वीप समूह, आइलैंड। भारत में बहुत सारे द्वीप समूह हैं, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समूह हिंद महासागर क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ के वन उष्णकटिबंधीय प्रकार के हैं। यहाँ जैव विविधता भी अत्यधिक होती है। अब यहाँ पर जैव विविधता वाले 10 क्षेत्रों को दर्शाया गया है। ये वाला भाग देखिए ब्लू कलर से है, ये है भारत का ट्रांस हिमालय रीजन, ठीक है, जहाँ पर 5.6% का टोटल शेयरिंग जैव विविधता का है। उसके बाद देखिए ये वाला भाग हिमालय रेंज है, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी राज्य में भी आता है, अरुणाचल प्रदेश के करीब। फिर आता है डिजर्ट रीजन। डिजर्ट रीजन आपका है गुजरात, राजस्थान। उसके बाद है सेमी एरिड यानी अर्ध शुष्क स्थान। देखिए कौन कौन से हैं, ये क्षेत्र हैं सेमी एरिड, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सारे। वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट। ये देखिए ये पश्चिमी घाट है भारत के, महाराष्ट्र से लेकर केरल तक फैले हुए। डेक्कन पेनिसुला यानी जो दक्षिणी प्रायद्वीप है वो ये है। यहाँ पर जीवों की प्रजातियाँ बहुत समृद्ध होती हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए कर्क रेखा यहीं से होकर गुजरती है, तो
तो कर्क रेखा के नीचे क्या आ जाएगा, उष्णकटिबंधीय भाग, तो ये उष्णकटिबंधीय भाग के अंतर्गत आते हैं। और चूंकि यहाँ पर पहाड़ नहीं होते हैं इस वजह से यहाँ पर उतनी वर्षा नहीं होती, लेकिन यहाँ पर वर्षा बहुत होती है किनारों पर। गंगाटिक प्लान, जहाँ से गंगा रीजन होता है, गंगा नदी का क्षेत्र, ये पूरा गंगा नदी का क्षेत्र है। ये है आपका पश्चिम बंगाल, जिसके यहाँ का जो क्षेत्र है ये सुंदरवन कहलाता है, जहाँ पर मैंग्रोव पौधे की प्रजातियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। कोस्ट है यानी तटीय रीजन ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये सब तटीय रीजन है। नॉर्थ ईस्ट भाग जो 7 सिस्टर्स आपको बताए गए हैं ये हैं, असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, ये सभी। और बाकी आपके आइलैंड हैं जैसे लक्षद्वीप हैं, अंडमान निकोबार है। ये भारत के 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखेंगे। यहाँ पर मैं बता दूँ सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है कि भारत में जीवों की सबसे ज़्यादा प्रचुरता कहाँ पर है, पश्चिमी घाट में है और इन जगहों पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, बाकी आपका हिमालय रेंज में। जैव विविधता तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट क्या होता है, तो अभी इसको रोक देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज आपने जाना कि जीवों की विविधता के बारे में, पृथ्वी पर कहाँ कहाँ पर जीवों की विविधता सबसे ज़्यादा है, और आपने जाना कि भारत में जैव विविधता का कहाँ कहाँ पर समृद्धता सबसे ज़्यादा है, इनके बारे में आपने जाना। तो ये था आपका शुरुआती एक पार्ट, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझना है, कुछ बातें सिर्फ याद करना है। आगे जो भी टॉपिक होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिए। पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड कि जातीय समृद्धता भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर घटती है या बढ़ती है। दूसरा क्वेश्चन, वह भूभाग बताएं जहां पर सबसे ज्यादा जीवों की जातियों की समृद्धता है। नेक्स्ट, रॉबर्ट मे के अनुसार विश्व में आंकित कुल कितनी जीवों की जातियां का आकलन किया गया है। रॉबर्ट मेयर के अनुसार विश्व में कुल कितने जीवों की जातियों का आकलन किया गया है। नेक्स्ट, जातीय क्षेत्र संबंध किसने दिया था। नेक्स्ट, जातीय क्षेत्र संबंध का समीकरण क्या है। नेक्स्ट, जातीय संबंध क्षेत्र के समीकरण में जेड का मतलब क्या है। बस इतने क्वेश्चन है जिनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, अपनी कॉपी में भी नोट करिएगा। और आगे के टॉपिक के लिए आप जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल बायोलॉजी के साथ। धन्यवाद।